बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चा आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो है कि क्लास 12th के बच्चों के लिए बायोलॉजी 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो 2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो है कि टोटल 5 आते हैं, तो यानी 10 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। तो डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं? तो देखिए, डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम, पहला है एडेनिन ए से, थाइमिन दूसरा है टी से, तीसरा है ग्वानिन जी से और साइटोसिन सी से। इसे इन्हीं सब से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक, तो यही 4 इकाइयां हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला एक रेखा की तरह होती है जो यह बताती है कि प्रकृति में कौन किसे खाता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, एक रेखा की तरह होता है जो कि यह बताता है कि प्रकृति में क्या है, कौन किसे खाता है। क्योंकि जानवर और पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जानवर और पौधे क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। देखिए यहाँ पे आगे, क्योंकि वे एक दूसरे को खाते हैं। क्या करते हैं, वे एक दूसरे को खाते हैं। ठीक, तो फिर से एक बार समझिए, खाद्य श्रृंखला एक रेखा की तरह होती है, यानी फूड चेन की तरह होता है, जो बताता है, क्या बताता है कि प्रकृति में कौन किसे खाता है। जानवर और पौधे जो है कि एक दूसरे से किस प्रकार से क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को खाते हैं। अब देख लेते हैं इसका फूड चेन। देखिए, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं ग्रास, ये फर्स्ट नंबर पे ग्रास है। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास यानी घास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है। ये फितिंगे की तरह होता है, हरा हरा। ठीक, ग्रास होपर को कौन खाता है, बर्ड्स यानी पक्षी खाते हैं। पक्षी को कौन खाता है, पक्षी को यहाँ पे स्नेक, ठीक, सांप खाता है। पक्षी हुआ या फिर मेंढक हुआ, फ्रॉग, इन्हें कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, उल्लू, ठीक, आउल, आउल खाता है सांप को। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं डिकम्पोजर यानी अपघटक, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपघटक हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा फूड चेन हुआ। अब इसके आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला के मुख्य तत्व। खाद्य श्रृंखला के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, सूरज, प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक, ये क्या है, सब मुख्य स्रोत हैं खाद्य श्रृंखला के। अब देखिए, सूरज मुख्य स्रोत है, किस प्रकार से मुख्य स्रोत है सूरज। देखिए, क्योंकि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, प्रकाश संश्लेषण चाहिए होता है। ठीक, क्लोरोफिल, ठीक, उन्हें क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो किससे, सूरज से उन्हें मिलता है। वो क्या करते हैं, सूरज से ही उनसे सब कुछ प्राप्त करके क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, इसीलिए सूरज क्या है, मुख्य स्रोत है। उसके बाद देखते हैं प्रोड्यूसर्स। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स उत्पाद स्वपोषी जीव होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक, उत्पाद जो होते हैं स्वपोषी जीव होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। पौधे जैसे उत्पादन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया है ना कि पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं, प्रक्रिया करके उन्हीं के माध्यम से अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं। खाद्य श्रृंखला उत्पादों से शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है, उत्पादों से शुरू होती है। अब देखिए आगे है उपभोक्ता, देख लेते हैं। उपभोक्ता वे जीव हैं जो अपने भोजन और पोषण तत्वों की आवश्यकताओं के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता, देखिए, उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं
जो अपने भोजन के लिए और पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए, जब वो उन्हें भोजन चाहिए होता है, पोषक की आवश्यकता होता है, तो वो क्या करते हैं, पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यह खाद्य श्रृंखला का मुख्य घटक है। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला का मुख्य घटक है। यानी उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, वे जो हैं जो पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, यह श्रृंखला का मुख्य घटक है क्योंकि इसमें जीवों की लगभग सभी प्रजातियां शामिल है। देखिए इसमें क्या है, जितने भी जीव हैं वो सब क्या है, उपभोक्ता में आते हैं। ठीक, वे सभी जीव, जो जितनी भी जीव की प्रजातियां हैं वो सभी के सभी उपभोक्ता में आते हैं। क्यों, क्योंकि सभी क्या होते हैं, पौधों पर और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो विभिन्न श्रेणियों से वर्गीकृत हैं। ठीक, कौन कौन से श्रेणी से वर्गीकृत है, देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी और खोजी। ठीक, तो देखिए कि अब आगे है क्या, आगे है अपघटक। अपघटक क्या है, देखिए, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पदार्थों को खाते हैं। क्या होते हैं, मरे हुए पदार्थों को जो खाते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। जो आणविक जीव विज्ञान है उनके मूल सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं इसको भी। देखिए, आणविक जीव विज्ञान का महान सैद्धांतिक सिद्धांत आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है। देखिए, जो आणविक जीव विज्ञान का महान सैद्धांतिक सिद्धांत है, उनका जो आणविक विज्ञान का केंद्र जो है, केंद्रीय सिद्धांत है। ठीक, अब जो बताता है कि जीवित प्राणियों का डीएनए, जो जीवित प्राणी हैं उनका डीएनए स्वयं दोहराव राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के रूप में प्रतिलेखन और प्रोटीन के रूप में अनुवाद करने में सक्षम है। यानी कि कह रहा है कि जो जीवित प्राणी होते हैं और जीवित प्राणियों का जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, स्वदोहराव उसमें होता है, उस डीएनए में स्वदोहराव होता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए होता है, आरएनए के रूप में क्या होता है, प्रतिलेखन, और आरएनए के रूप में प्रतिलेखन होता है और प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। तो इसे करने में क्या है, सक्षम है। जो जीन की अभिव्यक्ति है, ये क्या है, जीन की अभिव्यक्ति है। तो ये हमारा इस प्रकार से क्या है, जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव सूचना विज्ञान क्या है। चलिए अब देख लेते हैं जैव सूचना विज्ञान है क्या। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सरल शब्दों में कहें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बड़ी मात्रा में जैविक जानकारी को संग्रहित करके, कैसी जानकारी, जैविक जानकारी को संग्रहित मतलब इकट्ठा करके, जैविक जानकारी को संग्रहित करके पुनः प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने का विज्ञान है। ठीक, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या, देखिए, विज्ञान का एक क्षेत्र, विज्ञान का एक क्षेत्र जो बड़ी मात्रा में जैविक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी, जैविक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्र करने, संग्रहित करने, एकत्र करने यानी एक संग्रहित, इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर, डेटाबेस, गणित और सांख्यिकी का उपयोग करता है। ठीक, ये हमारा क्या है, जैव सूचना है। एक बार फिर से देखिए, विज्ञान का एक बड़ा सा क्षेत्र, ठीक, एक बड़ा सा क्षेत्र जहाँ पे जैविक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है, विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र, देखिए समझिए, विज्ञान का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र जहाँ पर जैविक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक, और उन जानकारियों को व्यवस्थित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए
जो जानकारी है उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर डेटाबेस, गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। यानी इनकी जानकारियाँ जो है इकट्ठा करके व्यवस्थित करना है और विश्लेषण करना है। कहाँ पे? कंप्यूटर पे या फिर डेटाबेस पे गणित और सांख्यिकी का उपयोग करके। यानी कि कहने का मतलब है कि इन्हें कंप्यूटर डेटाबेस में कैसे करेंगे, उसमें क्या करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं, किसी भी चीज़ को सेव करते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी कहाँ पे? कंप्यूटर पे, डेटाबेस पे लिख करके सेव करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, जिसमें गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार से जैव सूचना विज्ञान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। देखिए मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम, मच्छर से कौन सा रोग है? मलेरिया। ठीक, मलेरिया रोग होता है। तो देखिए मलेरिया मच्छरों से होने वाला रोग है। अब क्या करना है? रोकथाम के उपाय का वर्णन करना है। देखिए रोकथाम, मलेरिया के खिलाफ एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन का विकास। मलेरिया के खिलाफ क्या हुआ है? सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन का विकास हुआ है। और विकास मलेरिया नियंत्रण, देखिए विकास मलेरिया नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन प्रयासों में महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा? ये जो विकास है वैक्सीन का, वो उस वैक्सीन से रोकथाम और उन्मूलन प्रयासों में महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में मलेरिया के खिलाफ, जो वर्तमान में मलेरिया हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन मौजूद नहीं है। इनके खिलाफ कोई भी अभी लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन जो है अभी तक मौजूद नहीं हुआ है। ऐसा वैक्सीन जिसके लिए क्या हो, इन्हें लाइसेंस प्राप्त हुआ हो, ऐसा कोई भी अभी जो है कि वैक्सीन नहीं बना है। प्लाज्मोडियम परजीवी की जटिलता, प्लाज्मोडियम परजीवी की जटिलता और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कि मेजबान प्रतिरक्षा सुरक्षा और रोग जनन की समझ की कमी ने वैक्सीन विकास प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है। देखिए क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी की जटिलता है और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्लाज्मोडियम परजीवी की जटिलता यानी क्रियाशील जितना है वो, जितना सक्रिय है, सक्रियता को बोला है। प्लाज्मोडियम परजीवी की जटिलता यानी सक्रियता और महत्वपूर्ण क्रियाएं जो उनकी हैं, जैसे कि क्या हो सकता है? मेजबान प्रतिरक्षा सुरक्षा और रोग जनन की समझ की कमी। ठीक, प्रतिरक्षा सुरक्षा और रोग जनन की समझ की कमी, ये क्या है? वैक्सीन विकास प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ठीक, इस प्रकार से हो गया मलेरिया के रोकथाम के उपाय। ठीक, और तो और क्या कह सकते हैं हम कि देखिए अपने आसपास हमें जो है कि साफ सुथरा रखना चाहिए। जमे हुए पानी को, जो गंदे नदी नाले के पानी होते हैं या घर में भी कई दिन के पानी जो होते हैं, कई दिन तक वैसे ही लगे होते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे पानी वो क्या होता है? गंदा होने लगता है, जिसमें क्या होते हैं? मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे हमें मलेरिया होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के बाहर, अपने आसपास, अपने घर में क्या करना चाहिए? हमें सावधानी बरतनी चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का एक नामांकन चित्र बनाइए। तो चलिए मानव शुक्राणु का चित्र देखिए, ये है हमारा मानव शुक्राणु का जो है कि चित्र। इस प्रकार से बिल्कुल आप चित्र को बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इसको हम नाम देंगे। ये जो बाहर का पार्ट है इसे हम ग्रीवा कहते हैं, यानी गर्दन, ग्रीवा। और ये जो अंदर अंदर आप देख रहे हैं खाली जगह है, उसको सूत्रकर्णिका कहते हैं। और ये हमारा जो है यहाँ पे ये पुच्छ है, और ऊपर का जो इतना भाग है, मुंड इसका जो है सिर है, इसे हम शीर्ष कहते हैं। और इसके अंदर जो है ये, इसे आप देख रहे हैं केंद्र युक्त पदार्थ कहते हैं। ठीक, इसे केंद्र युक्त पदार्थ कहते हैं। और इसके यहाँ पे भी जो है छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये भी क्या है? पदार्थ ही है एक प्रकार का।
और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जीव द्रव्य है, और इसके बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, एकोसोम कहते हैं। तो ये हमारा मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र हो गया। आप बिल्कुल बेकायदे इसी प्रकार से बनाएंगे तो आपके 2 नंबर फिक्स है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है उसे का क्या करना है, हमें उस नियम का वर्णन करना है। देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम। अब जानिए क्या नियम है। देखिए जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले लक्षण वाले एक जोड़ी पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। देखिए एक जोड़ी हम पौधा ले लेंगे, कैसा पौधा, विपर्यासी लक्षण का पौधा, ठीक, और उनके बीच क्या कराएंगे, हम संकरण कराएंगे। तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, एक प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, दूसरा छिप जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, छिप जाता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, दो हमने क्या लिया, पौधा लिया, कैसा पौधा लिया, यहाँ पे लिखा है विपर्यासी लक्षणों का। यहाँ पे हमने पौधा ले लिया अलग अलग। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे जनक पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी, लंबा पौधा ये हमारा हो गया और बौना पौधा ये हो गया, और दोनों में हमने क्या किया है, यहाँ पे संकरण करवाया है। तो क्या मिला है, कैपिटल T और स्मॉल t दोनों, यानी ये क्या है, सभी लंबे पौधे होंगे। ठीक, सभी क्या है, लंबे पौधे हैं। देखिए जहाँ से हमने यहाँ भी देखा कि तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। देखिए यहाँ है ना, एक प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ यानी लंबा पौधा प्रकट हुआ, और दूसरा छिप जाता है। ठीक, बौना वाला यहाँ क्या हुआ है, छिप गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए आपको एग्जाम में इस एग्जाम्पल को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये एग्जाम्पल जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे, जब मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, जो हमने अभी यहाँ पे संकरण कराया, तो F पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। F पीढ़ी में क्या होते हैं, सभी के सभी लंबे पौधे। देखिए सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें लंबापन प्रभावी तथा बौनापन अप्रभावी उदाहरण को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लंबापन प्रभावी है यानी लंबेपन का प्रभाव दिख रहा है, और बौनेपन का प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसीलिए बौनापन क्या हो गया, अप्रभावी रूप से प्रदर्शित है। तो ये हमारा इस प्रकार से मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पे हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो देखिए बीटी कपास एक आनुवांशिक संशोधन फसल है। क्या है, आनुवांशिक संशोधन फसल है। वे फसल है जिनके आनुवांशिक पदार्थ, बीटी फसल एक ऐसे प्रकार के फसल है जिनके जो आनुवांशिक पदार्थ है यानी डीएनए, जो डीएनए है, डीएनए में बदलाव किए जाते हैं। देखिए ये ऐसे फसल है जिनके डीएनए में क्या करते हैं, बदलाव किए जाते हैं। सीधा से ध्यान रखिए, देखिए समझने के लिए बता रहे हैं, समझिए। बीटी कपास ऐसे फसल है जिनके डीएनए में बदलाव किए जाते हैं, अर्थात ऐसी फसलों की उत्पत्ति इनकी बनावट में आनुवंशिकीय रूपांतरण से की जाती है। इनकी ऐसे फसल की उत्पत्ति कैसे होती है, तो बनावट के आनुवंशिकी रूपांतरण से, बनावट के आनुवंशिकी रूपांतरण से की जाती है इनकी उत्पत्ति। देखिए आगे, इनका आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक अभियांत्रिकी से तैयार किया जाता है। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए होता है, वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी से तैयार किया जाता है। इससे फसलों में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, इससे फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और आवश्यक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जो इन फसल में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटी कपास या बीटी फसल कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है।
चलिए देख लेते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो किसी बीमारी से बचती है। जब शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है किसी बीमारी से बचता है तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक, जैसे बीमारी हुआ है और प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से क्या है कि बीमारी से जो है कि बच रहे हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह तब होता है जब शरीर में प्रतिजन, प्रतिजन का मतलब क्या होता है, प्रतिजन का मतलब एंटीजन होता है। ठीक, एंटीजन पहुंचने पर प्रतिरक्षी बनाते हैं। ठीक, यह तब होता है जब हमारे शरीर में क्या है, एंटीजन पहुंचते हैं और पहुंचकर क्या करते हैं, प्रतिरक्षी बनाते हैं। देखिए आगे है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए अब इसको, जब शरीर को पहले से बने बनाए प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, क्या करते हैं, शरीर को बने बनाए प्रतिरक्षी दिए जाते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या दिया जाता है, बना बनाया जो प्रतिरक्षा होता है शरीर को उसे दिया जाता है, बनाना नहीं पड़ता है, बना बनाया दिया जाता है, उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह तब होता है, ये कब किस टाइम होता है, देखिए यह तब होता है जब किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा से किसी बीमारी से सुरक्षा मिलती है। जब कोई अन्य व्यक्ति जो है, अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा से क्या है, किसी बीमारी से सुरक्षा मिलता है, उस टाइम क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा अणु की संरचना का चित्र बनाइए। क्या करना है, प्रतिरक्षा अणु का जो संरचना है उसका हमें चित्र बनाना है कि किस प्रकार का प्रतिरक्षा अणु का चित्र होता है, संरचना होता है। ठीक, देखिए ये हमारा हुआ क्या है, प्रतिरक्षा अणु का संरचना। देख लीजिए फिगर को, सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करना है हमें, उस उत्पादकता पर एक टिप्पणी लिखना है, छोटा सा बिल्कुल। देख लेते हैं। देखिए उत्पादन की दक्षता का औसत माप उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट और आउटपुट और इनपुट के अनुपात को उत्पादकता कह सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उत्पादकता की दक्षता का औसत माप है। उत्पादकता की दक्षता क्या है, उत्पादकता की दक्षता जो है कि औसत माप है। उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट और इनपुट, उत्पादक प्रक्रिया में क्या होता है, आउटपुट और इनपुट, इन दोनों के अनुपात को उत्पादकता कह सकते हैं। या फिर देखिए उत्पादन के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की सम्मिलित किया जाता है। यानी क्या कह रहा है कि उत्पाद के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। उत्पाद के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं उन सबको सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत न केवल औद्योगिकीकरण, जिसके अंतर्गत केवल औद्योगिकीकरण ही नहीं बल्कि कृषि संबंधी उत्पाद पदार्थ सम्मिलित होते हैं। केवल औद्योगिकीकरण ही नहीं बल्कि कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, पदार्थ हैं, वो सब सम्मिलित होते हैं। बल्कि चिकित्सकों, शिक्षकों, दुकानों, कार्यालयों, परिवहन संस्थानों तथा सेवा उद्योग में भी व्यक्ति सम्मिलित है। तो ये हमारा हो गया उत्पाद पर टिप्पणी। तो इस प्रकार से हमारा टिप्पणी पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या है, देखिए इस पे हमें क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है। प्राकृतिक चयन का पहली बार इस्तेमाल डार्विन ने किया था। इसका पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, डार्विन ने किया था। उन्होंने जीवों के बीच समानताओं और असमानताओं के बारे में बात की। देखिए
प्राकृतिक चयन का इस्तेमाल सबसे पहले डार्विन ने किया और इन्होंने समानताओं और असमानता के बारे में क्या किया, जीवों के बीच क्या किए, बातें की। प्राकृतिक चयन वह तरीका है जिसके द्वारा, देखिए प्राकृतिक चयन वह तरीका है जिसके द्वारा प्रकृति विकास के लिए क्या है कि जिसके द्वारा प्रकृति विकास के लिए उपयुक्त और सबसे योग्य जीव का चयन करती है। प्रकृति क्या करती है, प्रकृति जो है कि विकास करने के लिए, जिसके द्वारा क्या है, प्रकृति का विकास करने के लिए सबसे योग्य जीव का चयन किया जाता है। देखिए जब योग्य लोग होंगे तभी क्या होगा, हमारे प्रकृति का विकास होगा। इसीलिए क्या है कि प्रकृति के विकास के लिए योग्य जीवों का चयन किया। प्रकृति में जीवों के लिए कुछ चुनौतियां हैं। जो प्रकृति है ये का क्या चीज़ है, इस प्रकृति में जो जीव हैं उनके लिए कुछ चुनौतियां हैं। इस प्रकृति में जीवों के लिए क्या है, कुछ चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां भोजन, जलवायु, देखिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये चुनौतियां भोजन, जलवायु, भूकंप, इसमें भूकंप भी आएगा, जलवायु, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। इनके लिए देखिए जीवों के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि भोजन, जलवायु, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्रकृति आपदाएं भी हो सकती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्राकृतिक चयन हुआ। देखिए इसको बच्चा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, लेकिन साथ ही साथ क्या कीजिएगा, याद करने से ज़्यादा आप इसको पढ़ के खुद अपने भाषा में समझिएगा कि आंसर क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। अब देखिए मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझते हैं। क्या है, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी, जो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 है के विषम युग्मजी पौधे, क्या है, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे में स्वयं परागण करते हैं। क्या करते हैं, जो प्रथम संतानीय पीढ़ी होते हैं, जो प्रथम पीढ़ी होते हैं वो क्या है, F1 पीढ़ी कहलाते हैं। ठीक, F1 पीढ़ी और युग्मजी पौधे में क्या करते हैं, वो स्वपरागण करते हैं। F1 पीढ़ी जो है कि विषम युग्मजी में स्वपरागण करते हैं। तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 पीढ़ी जो होते हैं, F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। यानी F2 पीढ़ी में क्या होता है, विपरीत लक्षणों वाले सदस्य से क्या किया जाता है, निश्चित अनुपात किया जाता है। F2 पीढ़ी में निश्चित जो विपरीत लक्षण के होते हैं, जो उनसे क्या किया जाता है, अनुपात किया जाता है, पृथक अनुपात में पृथक्करण किया जाता है। निश्चित अनुपात में विपरीत लक्षण के होंगे और अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। अतः यह लक्षणों में पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लक्षणों में पृथक्करण का नियम कहलाता है। फिर से देखिए F1 पीढ़ी क्या होते हैं, विषम युग्मजी पौधे में स्वयं परागण करते हैं। क्या करते हैं, F1 पीढ़ी विषम युग्मजी पौधे में स्वयं परागण करते हैं। और द्वितीय संतानीय पीढ़ी जो होता है वो परस्पर क्या होते हैं, विपरीत लक्षण के होते हैं, परंतु क्या है, एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, स्वयं परागण करते हैं, लेकिन F2 के जो होते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत लक्षण में निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं। अतः यह लक्षणों में पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर, जो F1 पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी, उनके साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। F1 पीढ़ी जो है कि साथ में रहने पर उनके लक्षण का क्या होता है, आपस में मिश्रण नहीं होता है। और युग्मक निर्माण के समय, क्या, युग्मक जो होते हैं उनके निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये लक्षण क्या होते जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इस नियम युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
देखिए एग्जाम्पल चेक। देखिए शुद्ध लंबे पौधे प्रभावी हैं, ये कैपिटल टी है, और शुद्ध बौने पौधे ये अप्रभावी है, क्या है, स्मॉल टी है। ठीक, अब उससे क्या बना है यहाँ पे हमारा, दोनों में जब संकरण हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी स्वपरागण हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे लंबा पौधा F1 पीढ़ी में क्या है, स्वपरागण हुआ है, तो यहाँ पे लंबा पौधा निकला है। ठीक, लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी संकरण कराने पे लंबा पौधा हुआ है। ठीक, और स्वपरागण हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि F2 पीढ़ी में क्या होता है, विपरीत लक्षण वालों में होता है। देखिए ये क्या है, लंबा पौधा, इसमें आप किसी से भी क्या है कि संकरण जो है कि सभी से संकरण करवा के यहाँ चारों आपको दिया है। लंबा पौधा शुद्ध है, लंबा पौधा संकरण कराने पे ये भी शुद्ध, लंबा पौधा ये भी शुद्ध, और बौना पौधा जो है कि ये भी शुद्ध होगा, पूरी तरह से क्या है, बौना है। तो आपको जो है कि एग्ज़ाम में आपको ये एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तभी जाके आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। ठीक, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को समझाना है। देखिए बैक टेस्ट एवं बैक क्रॉस, देखिए जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है, किसी भी संकर का क्या करते हैं, किसी भी जनक से जब संकरण कराते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है, किसी संकर का किसी जनक से संकरण कराया जाता है, बैक क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण स्वरूप जब शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधे प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे का संकरण किसी भी जनक से कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक, ये बैक क्रॉस हो गया। उसके बाद लेकिन जब किसी अप्रभावी जनक के साथ, कैसे जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ, ठीक, बैक क्रॉस या किसी अज्ञात आनुवंशिक व्यक्तिगत के साथ पूर्ण अप्रभावी का संकरण कराया जाता है, जिससे यह पता लगता है कि अज्ञात व्यक्तिगत समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, तब यह क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यानी समझिए, देखिए कह रहा है कि जब अप्रभावी जनक के साथ, जो अप्रभावी जनक होते हैं, जैसे कि शुद्ध बौना क्या है, अप्रभावी जनक है, अप्रभावी जनक के साथ बैक क्रॉस या किसी अज्ञात आनुवंशिक, बैक क्रॉस या किसी अज्ञात आनुवंशिक, अज्ञात का मतलब जिसका पता ना हो, ठीक, वैसे जिसका पता ना हो उस प्रकार के आनुवंशिक व्यक्तिगत के साथ, उस प्रकार के व्यक्ति के साथ पूर्ण अप्रभावी का संकरण कराया जाए। ठीक, यानी अप्रभावी के साथ अप्रभावी का संकरण कराया जाए। ये कह रहा है कि अप्रभावी का अप्रभावी जनक के साथ क्या कराया जाए, पूर्ण अप्रभावी का संकरण कराया जाए। ठीक, अप्रभावी का संकरण करवाएंगे जिससे यह पता लगता है कि अज्ञात व्यक्तिगत समयुग्मजी है या विषम युग्मजी। यानी अप्रभावी का संकरण कराएंगे तो उससे हमें ये ज्ञात होगा कि जो अज्ञात व्यक्तिगत है वो क्या है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, तब यह क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।